मेरा नाम कविता है। मैं मनोविज्ञान विषय से मानसिक रोगों पर रिसर्च कर रही हूँ और इसी सिलसिले में मैं अपने ही क्षेत्र के एक मेंटल असाइलम में गई थी और वहीं के अधीक्षक से जो क्रिटिकल केसेस होते हैं उनकी जानकारी ले रही थी कि तभी अचानक से चीख पुकार मचने लगी। हांफती हुई एक केयर टेकर और उसके पीछे 4-5 वार्ड बॉय भी दौड़ते हुए आए और अधीक्षक सर से कहने लगे, सर वो 15 नंबर वाली ने आग लगा ली है। सर ने तुरंत कहा, ये क्या हुआ, कब और कैसे? तो वो बताने लगे, सर वो तो पता नहीं, आप देखिए। अधीक्षक सर ने मुझे बैठने का इशारा किया और वो तेजी से केयर टेकर के पीछे गए। कोई सवा घंटे के बाद वो दोबारा से अपने कमरे में आए। वो काफी परेशान लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना सर? वो कहने लगे, नहीं, एक्चुअली यहाँ भर्ती एक औरत ने आग लगा ली है और वो तकरीबन 80% तक झुलस गई है। मैंने कहा, अरे ये तो बहुत दुख की बात है। अब तो पुलिस इंक्वायरी होगी। आखिर ये औरत कौन है? सर, क्या मैं जान सकती हूँ? तो सर मुझे बताने लगे कि कुछ साल पहले ही यहाँ आई है। वैसे तो काफ़ी शांत है, लेकिन कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जाती है। घर वालों का सपोर्ट मिलता तो दवाइयों से ठीक हो जाती, लेकिन घर वाले तो यहाँ छोड़ गए। सब कुछ बता पाना संभव नहीं। तुम्हें कुछ अलग केस के बारे में जानना था ना, तो तुम एक काम करो, एक डायरी है जो इसके घर वाले इसके सामान के साथ दे गए थे, तुम उसे पढ़ो, शायद उससे तुम्हें कुछ हेल्प मिले। लेकिन हाँ, कल तक उसे वापस कर देना। मैंने सर से कहा, जी बिल्कुल सर। सर ने चपरासी से डायरी मंगवाकर मुझे दे दी। वो डायरी लाल रंग की थी। कवर पेज पर दुर्गा माता का चित्र बना हुआ था और अंदर बहुत ही खूबसूरत अक्षरों में लिखा हुआ था, मैथिली। घर आते ही मैं डायरी खोलकर पढ़ने बैठ गई। एक भोली मासूम सी लड़की की तरह शुरुआत में उसने अपने सपने, अपने रोजमर्रा के क्रियाकलापों के बारे में लिखा था। बीच के पन्ने काफी खाली थे, फिर लगातार बहुत कम लिखा गया था। अचानक पन्ने पलटते पलटते मैं चौंक गई, या उसमें जो कुछ लिखा था शायद यही उसके आज की स्थिति में पहुंचने का कारण था। अब मैं वो पढ़ूंगी जो उसने यहाँ पर लिखा था। फोन फिर से बज रहा है। मैंने देखा कि ये उसकी ही कॉल थी। ये तकरीबन 20वीं कॉल थी। मैंने वो नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। हालांकि मैं जानती हूँ कि इससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, लेकिन करूँ क्या? आखिर मैं किससे कहूँ? कौन समझेगा? हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों है? अब बस और नहीं। कुछ ही महीनों पहले की तो बात थी। मैं बहुत खुशहाल तो नहीं थी, पर जिंदगी ठीक ठाक से अपने ढर्रे पर चल रही थी। सब कुछ तो था मेरे पास, बड़ी सी शानदार कोठी, सास ससुर नंदों से भरा पूरा परिवार, 2 प्यारे बच्चे और अपने ही क्षेत्र में बेहद सफल क्रिमिनल लॉयर, दबंग व्यक्तित्व के मालिक मेरे पति। इतने लोगों और ढेर सारे नौकर चाकरों के बाद भी कुछ ऐसा तो था जो खोया सा था। वो थी मेरी खुशी। मैं खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी? किस चीज की कमी है? अक्सर मुझसे ये लोग पूछते थे, मेरी बहनें पूछती थीं, लेकिन मैं क्या कहूँ? किससे कहूँ कि जीवन जीने के लिए सिर्फ भौतिक सुख साधनों की जरूरत नहीं होती, कुछ एहसास भी जरूरी होते हैं जो सालों पहले तक दब चुके हैं। जब 18 साल की सपने देखने वाली उम्र में मैं पहुंची तो हाथ में गृहस्थी की बागडोर थमा दी गई थी। खूबसूरत होना भी एक गुनाह है शायद। अगर बेटी गरीब की हो तो ये सच में श्राप बन जाता है। शहर के जाने माने मजिस्ट्रेट ने मुझे अपने बेटे के लिए चुना था। इस बात से मेरे माता पिता इतने खुश थे कि उन्होंने उम्र का अंतर भी नजरअंदाज कर दिया था। मेरे पति मुझसे पूरे 13 साल बड़े थे। ब्याह होकर आया तो बेहद डरी हुई थी। यहाँ जो देखा उससे यही पाया कि ये शादी तो पूरी तरह से बेमेल थी। अंतर सिर्फ उम्र और स्टेटस का ही नहीं, हर स्तर पर था। सबसे बड़ा अंतर तो हम पति पत्नी के नजरिए का था। खैर, पहले ही दिन से पति के रौब का ऐसा असर पड़ा कि मैं उनके हर आदेश पर झुकती चली गई। वो मुझे पति कम और मेरे मालिक ज्यादा लगते। मैं उनसे हर वक्त डरी सहमी रहती, कभी भी अपनी खुलकर इच्छाएं व्यक्त नहीं कर पाई। एक दिन धीरे से पढ़ने की इच्छा जाहिर की थी तो उन्होंने इस तरह से खा जाने वाली नजरों से घूरा कि मेरी आवाज तो मेरे हलक में ही अटक गई थी। कहने लगे, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, पढ़कर कौन सा तीर मारोगी? माँ बाबूजी की सेवा के लिए लाया हूँ।
ब्याह कर पढ़ाने लिखाने के लिए नहीं। उस दिन के बाद से पढ़ने की कभी कोई बात नहीं हुई। माँ की दी हुई सीख के हिसाब से ससुराल में सबको खुश रखने का भरसक प्रयास करती। सब खुश भी थे मुझसे। साल बीतते हुए माँ बनने की खुशखबरी भी मिल गई। इतनी जल्दी मैं माँ बनने को तैयार नहीं थी, पर घर में सभी को बच्चे की बहुत जल्दी थी, तो सबकी इच्छा के आगे भला मेरी क्या चलती। मेरी बेटी के जन्म के समय मैं चाहती थी कि मेरे पति मेरे पास रहें, थोड़ा वक्त मेरे साथ गुजारें। लेकिन उनकी व्यवस्थाएं बढ़ती ही जा रही थी। वो सुबह कोर्ट निकल जाते और दोपहर में ही खाना खाने आते, थोड़ा आराम करके फिर कोर्ट चले जाते। फिर वो सीधा रात को ही घर में आते, अपने फाइलों के ढेर के साथ। घर के ही एक कमरे में बने ऑफिस में वो कई बार आधी रात तक फाइलों से सर खपाते रहते। मैं उनसे बात करने को तरस जाती। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि आज मैंने क्या क्या किया। आज मैंने बच्चे की धड़कन महसूस की, आज बच्चे ने पहली बार लात मारी। लेकिन उनके पास ये सब सुनने के लिए वक्त ही कहाँ था। बच्ची के जन्म के बाद भी उनका यही शेड्यूल बना रहा। शिकायत का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि शिकायत सुनने वाला कोई था ही नहीं। हार कर मैंने अपने इस जीवन को ही अपनी किस्मत मान लिया था। मैंने अपनी बेटी में अपना मन लगाना शुरू किया, उसमें अपना बचपन खोजने लगी। समय अपनी गति से बीत रहा था। देखते ही देखते मैं एक और गोल मटोल से बेटे की भी माँ बन गई। मेरी खुशियाँ, मेरी आशाएं, अपेक्षाएं सब अपने बच्चों तक ही सीमित होकर रह गई थी। कभी मायके जाती तो अपनी हम उम्र सहेलियों को ठिठोली करते देख मानो फिर से वही पुरानी मैथिली बन जाती। जी भरकर जीने की कोशिश करती, पर ये दिन ज्यादा देर तक एक से नहीं रह पाते। मायके में मुझे ज्यादा रुकने की इजाजत नहीं थी। माँ बाबूजी कटकर रह जाते, मानो अपनी हैसियत से ऊंचे खानदान में लड़की ब्याहने की यही सजा हो। मेरी शादी हुए 16 साल बीत चुके थे। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन घर मिलने आई बहन ने कहा, लाओ दीदी, आपका फेसबुक अकाउंट बना दूं। नौकर चाकर होने के बाद भी सारा दिन बस घर में सर खपाती रहती हो। मैंने उससे कहा, छोड़ो, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है। मैंने कोई रुचि नहीं दिखाई, पर वो कहने लगी, अरे इसमें करना ही क्या है। इसमें परिवार वाले, स्कूल के दोस्त, पुराने बिछड़े सब यहीं मिल जाएंगे। कभी कभी ऑनलाइन आकर मिलजुल लिया करना, और क्या। मैंने कहा, अच्छा, सबसे फेसबुक पर मिलना हो जाएगा तो फिर ठीक है, बना दे मेरा अकाउंट और मैनेज करना भी सिखा दे। उसने फेसबुक अकाउंट बनाया और मेरी एक अच्छी सी तस्वीर भी डीपी में लगा दी। कुछ परिवार वालों को रिक्वेस्ट भी भेज दी थी। काम से फुर्सत होकर मैं कभी कभी फेसबुक देख लेती। सबको जन्मदिन की बधाई देना और डीपी पर लाइक करने के अलावा कुछ नया, ये मन बांधने जैसा कुछ भी नहीं मिलता तो 5 मिनट में ही बंद भी कर देती थी। एक रात पतिदेव तो ऑफिस में ही बैठे रहे। मैं फेसबुक चलाकर इंतजार के लम्हे काट रही थी कि तभी एक नोटिफिकेशन चमका। किसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी। यूं तो मैं रुचि न होने की वजह से रिक्वेस्ट नहीं देखती थी, ना कंफर्म करती थी, पर उस दिन समय काटने के लिए आज मैंने रिक्वेस्ट भेजने वाले की प्रोफाइल खोली। रजत मिश्रा, उम्र 24 साल, बनारस। भेजने वाले की डीपी काफी आकर्षक थी। मैं देखने लगी। काफी तस्वीरें थीं, बहुत सारी मनोरंजक पोस्टें भी थीं। ऐसा लगता था ये रजत काफी मनमौजी और हंसने हंसाने वाले स्वभाव का बंदा था। मैं मुस्कुरा पड़ी। इतने सालों बाद आज अनायास मेरे होठों पर मुस्कुराहट आई थी। पति के लौटते ही मैंने फेसबुक बंद कर दिया। इन्होंने तो मुझ पर नजर डालने की जहमत भी नहीं उठाई और बेड पर एक तरफ पीट करके सो गए। मेरे मुंह से कराहसी निकल गई थी, क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है और मैं कब से ये प्रतीक्षा कर रही थी कि ये आएंगे और एक मुबारकबाद मुझे जरूर देंगे। मेरी कोई मांग नहीं थी कि मुझे गहने चाहिए, कपड़े चाहिए। बस इतना ही चाहती थी कि एक बार ये प्यार से अपने हाथों में मेरा हाथ लें और मेरे जन्मदिन पर मुझे सिर्फ एक प्यार भरी मुबारकबाद दे दें। लेकिन हर बार की तरह ये रात भी यूं गुजर गई। दोपहर से काम से फ्री होकर मैं लंच पर उनके आने का इंतजार कर रही थी, ताकि गरम रोटियां सेक कर खिला सकूं। थोड़ी देर सोचते हुए फ़ोन उठाया तो एक और नोटिफिकेशन चमक रहा था। वो मैसेज रिक्वेस्ट का था।
देखा तो ये कल वाले लड़के के ही मैसेज रिक्वेस्ट थी। उसने लिखा था, रिक्वेस्ट कबूल करने का क्या लेंगी मोहतरमा? कब से आवेदन किया है, कृपया कर निवेदन स्वीकार करें। उसकी ऐसी भाषा शैली पर हंसी आ गई। मैंने अभी उसकी रिक्वेस्ट कंफर्म नहीं की थी, ना मैसेज का कोई जवाब दिया। पतिदेव आ गए थे। मैंने तुरंत खाना लगाया। स्पेशल लंच की ओर भी उनका कोई ध्यान नहीं गया। खाना खाते हुए भी लगातार वो फोन पर बात कर रहे थे। मन में कहीं ये इच्छा फिर एक बार उठकर दफन हो गई कि वो मुझे बर्थडे विश करते। खैर, उनके जाने के बाद मैं बहुत देर तक अपने घर वालों से फोन पर बात करती रही। मन भारी होता जा रहा था। रात में भी खाना खाकर वो सोने चले गए तो मेरे सब्र का बांध टूट गया। क्या मैं सिर्फ एक काम वाली बाई की हैसियत रखती हूँ? वो भी पगार लेती है, छुट्टियां लेती है। मैं तो बिना पगार, बिना छुट्टी वाली बाई हूँ। आंसू पोंछते हुए न जाने क्यों मैंने फोन उठाया। नेट ऑन किया तो फिर एक नोटिफिकेशन। मैंने जिज्ञासा बस देखा। उसी लड़के ने फिर मैसेज भेजा था, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी तो मत करिए मैडम, पर बर्थडे विश तो ले लीजिए। हैप्पी बर्थडे मैम। मैं आश्चर्यचकित थी। मेरा पति घोड़े बेचकर सो गया। 24 घंटे में उसने एक बार भी मुझे विश नहीं किया था। पर ये पराया लड़का, इसे क्या पड़ी है मुझे विश करने की? ना चाहते हुए भी मेरी उंगलियों ने मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया। मैंने टाइप किया थैंक यू और सेंड कर दिया। फिर तुरंत ही उधर से जवाब आया, मैसेज रिक्वेस्ट कबूल करने का शुक्रिया मैडम, अब फ्रेंड रिक्वेस्ट कब कबूल करेंगी? मैंने कहा मैं अनजान लोगों का मित्रता निवेदन स्वीकार नहीं करती। वो कहने लगा ठीक है, तो कुछ दिन बाद बात कीजिए, जब अनजान ना रहूं तब दोस्त बना लीजिएगा। साथ में मुस्कुराते हुए 2 इमोजी भी भेज दिए। मैंने कहा अरे मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो बोला लेकिन क्यों मैडम, क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ? क्या मैं बदतमीज मवाली लगता हूँ? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, ना मेरे पास इतना टाइम है। ये मैसेज करके मैंने नेट ऑफ कर दिया और सोने की कोशिश करने लगी। 2 दिन तक मैंने फेसबुक नहीं चलाया और ना नेट ऑन किया। लेकिन लोग शांति से रहने कहाँ देते हैं। बहन ने फोन किया, व्हाट्सएप पर मैसेज किया, तुमने देखा ही नहीं, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा हाँ ठीक है, बस फुर्सत नहीं मिली। मैंने टालने की कोशिश की, लेकिन मजबूर होकर नेट ऑन करना ही पड़ा और ऑन होते ही मैसेंजर के मैसेज पॉपअप होने लगे। मैंने सोचा, हे राम, इतना कौन याद कर रहा है मुझे? व्हाट्सएप से पहले मैंने मैसेंजर खोल दिया। उसी लड़के के मैसेज थे, 1-2 नहीं बल्कि कई सारे। लिखा था, गुड मॉर्निंग मैडम, आज आप ऑनलाइन नहीं आई, लगता है आप नाराज हैं मुझसे। सॉरी, पर प्लीज ऑनलाइन आइए, आज दूसरा दिन है। आज भी आप नहीं दिखी, क्यों? उदासी भरे इमोजी। क्या हुआ है आपको? तबीयत ठीक है ना मैडम? मुझे अब चिंता हो रही है, भगवान करे आप ठीक हो। नाराजगी, उदासी, तबीयत खराब जो भी है बताइए प्लीज। उसके बाद एक के बाद एक लगातार दुखी भाव प्रदर्शित करने वाले इमोजी थे। हद है, ये लड़का तो पीछे ही पड़ गया। चाहता क्या है? आखिर ये तो तय था कि मैं फेसबुक पर नहीं हूँ तो भी ये मैसेज भेजता रहेगा। सोचा इससे बात ही कर लूं। मैंने उसे रिप्लाई दिया, मैं ठीक हूँ और फालतू के मैसेजेस भेजना बंद करो। 5 मिनट बाद ही जवाब आया। फिर फेसबुक से नाराजगी थी या मुझसे? मैंने कहा, तुम सारा दिन ऑनलाइन रहते हो, कोई काम नहीं है क्या? कहने लगा, आपके मैसेजेस के इंतजार में ऑनलाइन है, वरना खाली नहीं हूँ। खेती बाड़ी है, बटाई पर खेत दिए हैं और भैया के साथ उनके बिजनेस को देखता हूँ। मैंने कहा, मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? इस पर आपका जोर नहीं है। आप मुझे रत्ती भर भाव ना दें, पर मैं आपकी चिंता करूंगा, ये मेरी इच्छा है। मैंने कहा, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान? कौन हो तुम मेरे जो चिंता कर रहे हो? मेरे घर वाले हैं मेरी चिंता करने को। बोला, जी मैडम, आप खुशकिस्मत हैं जो इतने लोग हैं आपके लिए, पर मुझे और कुछ नहीं तो एक अपना अदना सा दोस्त या शुभचिंतक ही समझ लीजिए। मैंने कहा, तुम तो पीछे ही पड़ गए। बोला, जब तक दोस्ती स्वीकार नहीं करेंगी पीछे पड़ा रहूंगा, ब्लॉक करेंगी तो दूसरी तीसरी आईडी से आऊंगा। मैंने कहा, पर क्यों? बोला, आप अच्छी लगती हैं मुझे, बहुत अच्छी। आपको देखकर लगता है आपसे बात करूं। मैंने कहा, चुप करो अब, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो कहने लगा, बस आपसे बात करना अच्छा लगता है, गुस्सा करना है तो कर लीजिए,
खूबसूरत लोगों पर गुस्सा जचता है। गुस्सा करते हुए अपनी एक पिक भी भेज दीजिएगा। मैंने कहा, मैं और खूबसूरत, कोई और नहीं मिला बनाने को? बोला, माँ कसम, इतना सुंदर चेहरा मैंने अभी तक नहीं देखा, आंखें हटती ही नहीं, तभी तो आपको रिक्वेस्ट भेज दी। पर कहते हैं ना, खूबसूरत लोग संग दिल होते हैं। आपने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं की। मैंने जवाब दिया, बकवास बंद करो, मुझे और भी काम है, अब मैसेज मत करना। ये कहकर मैंने नेट ऑफ कर दिया। लेकिन मन ही मन सोचने लगी, मैं और सुंदर 16 साल पीछे चली गई। मेरी सास शुरू शुरू में कहती थी, चांद का टुकड़ा लाई हूं अपने बेटे के लिए, पर पतिदेव ने शायद ही कभी कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया हो। उनकी नज़रों में कभी अपने लिए प्रशंसा जैसा कोई भाव नहीं देखा। वो बिस्तर पर कभी कभी मेहरबान होते तो भी एक दाता का भाव रखते, मानो इस तरह की मुझ पर एहसान कर रहे हों। एक गहरी सांस लेकर मैं अपने काम में बिजी हो गई, लेकिन उसकी बातें बार बार दिमाग में आती रहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद बकवास कहकर मैंने अपना सर झटक दिया। पर आज नहा धोकर आईने के सामने खड़ी हुई तो ना चाहते हुए भी बस खुद को निहारने लगी। उसकी बात दिमाग में चलने लगी, आप खूबसूरत हैं। आज बरसों के बाद जी भरकर खुद को आईने में निहारा और स्वयं पर ही मुस्कुरा उठी। रात को पतिदेव खर्राटे भर रहे थे, पर मेरी आंखों में न जाने क्यों नींद नहीं थी। फेसबुक खोला तो आशा के हिसाब से कुछ मिनट बाद उसका मैसेज आया, सोई नहीं आप? मैंने मैसेज इग्नोर कर दिया। उसके 2-4 और भी मैसेज आए, पर मैंने जवाब ना देना ही ठीक समझा। सुबह उठकर मैसेंजर चेक किया तो उसका कोई नया मैसेज नहीं था। चलो, शायद समझ गया कि मुझे उसकी पंचायत अच्छी नहीं लग रही। लेकिन आश्चर्य हुआ मुझे जब पूरे दिन उसका कोई मैसेज नहीं आया। आज छठा दिन था और अब तक उसका कोई मैसेज नहीं आया था। शायद समझ गया है कि मैं उसे नज़रअंदाज करती हूँ, पर कहीं वो बीमार तो नहीं। मुझे उसकी चिंता न जाने क्यों हो रही है। मैं खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी। एक बार पूछना तो चाहिए, पर वो क्या सोचेगा। मैंने उसकी प्रोफाइल खोली। उसके दोस्तों ने उसे टैग करके उसके जल्दी ही स्वस्थ होने की कामना करते हुए पोस्ट की थी। इसका मतलब वो सच में बीमार है। एक बार तो पूछना ही चाहिए। मैंने हिचकते हुए मैसेज किया, हेलो, कैसे हो? घंटे भर बाद जवाब आया, आपने पूछ लिया, अब अच्छा हूँ। मैंने कहा, क्या हुआ तुम्हें? तो बोला, एक्सीडेंट। मैंने कहा, कब, कहाँ, कैसे? तो बोला, जब आपने मैसेज देकर भी जवाब नहीं दिया तब आपकी नज़रअंदाज करने की वजह से हुआ। मैंने कहा, भक, सच बताओ, कैसे हुआ? वो बोला, सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। आपने मैसेज का जवाब नहीं दिया, जबकि मैं आपके लिए इतनी देर तक ऑनलाइन था। मुझे हताशा भी हुई, गुस्सा भी आया खुद पर। दोस्तों के साथ बाइक पर ड्राइव पर निकला था, गुस्सा हावी था। तेज स्पीड में अचानक ब्रेक लगाने से बाइक स्लिप हो गई। मैंने कहा, ज़्यादा तो नहीं लगी? तो उसने अपनी तस्वीर भेज दी। हाथ और चेहरा जख्मी था। चेहरे पर एक तरफ कान के ऊपर टांके थे, हाथों में तो जख्म ही जख्म थे। मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैंने गेट वेल सून लिखकर भेज दिया। कहने लगा, आप बात करती रहोगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा, ये क्या पागलपन है? बोला, अब है तो है, सिर्फ आपके लिए है, आप स्पेशल हो मेरे लिए। उसकी बात सुनकर एकदम से दिल धड़क गया मेरा। ऐसा तो कभी इतने सालों में किसी ने नहीं कहा मुझे कि मैं उसके लिए स्पेशल हूँ, और ये पराया लड़का। मैंने कहा, तुम आराम करो। बोला, फिर बात करेंगे ना? मैंने कहा, हाँ करूँगी। कहने लगा, पक्का? मैंने कहा, हाँ पक्का, अब आराम करो। आज शाम को मंदिर में दीपक जलाते हुए मैंने उसके लिए भी प्रार्थना की थी। अब तो ये एक सिलसिला बन गया। मैं रोज कभी 10, कभी 15-20 मिनट उससे बातें करती। उसके जख्म तेजी से भर रहे थे। वो रोज अपनी तस्वीर मुझे भेजता और पूछता, मेरी स्मार्टनेस में कमी तो नहीं आई है ना? मैं हंस देती, कहती, नहीं, बहुत स्मार्ट हो। बोला, कोई लड़की पसंद तो कर लेगी ना? टांकों के निशान देखकर भाग तो नहीं जाएगी? मैंने कहा, नहीं, आंख बंद करके पसंद कर लेगी। बोला, कैसे विश्वास करूं? आपने तो अभी तक पसंद नहीं किया, पेंडिंग में डाल रखी है रिक्वेस्ट। मैंने कहा, अरे लो, एक्सेप्ट कर ली। बोला, धन्यवाद मैडम। मैं हंस पड़ी। बोला, आप हंस रही हो ना? मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? बोला, मैं मन पढ़ लेता हूँ। मैं बोली, बिना देखे? तो बोला, आप अगर चाहो तो देख कर पढ़ूं, आप वीडियो कॉल कर सकती हो। मैंने कहा, नहीं नहीं,
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहने लगा, डर गई आप? मैंने कहा, कैसा डर? बोला, यही कि आपको देखकर आपके दिल की सारी बातें ना जान जाऊं। मैंने कहा, अच्छा, अब आराम करो, मैं कल मिलती हूँ। आज उसका बर्थडे था। मैंने विश किया तो चहक कर बोला, गिफ्ट नहीं दोगी? मैंने कहा, क्या गिफ्ट चाहिए? तो बोला, नाराज तो नहीं होगी आप? मैंने कहा, बताओ तो, बिना जाने कैसे कह दूं? फिर बोला, एक वीडियो कॉल, बस 5 मिनट की, प्लीज। मैंने कहा, ओफो, ये लड़का तो। मैंने कहा, लाओ वीडियो कॉल कर लेती हूँ। वह चहक उठा, थैंक यू, थैंक यू। मुझे तो लगा था कि डांट दोगी। मैंने कहा, बर्थडे है इसीलिए इसे गिफ्ट समझो। बोला, हाँ हाँ समझ गया, वरना कहाँ आप कहाँ मैं। भला आप जैसी अज़्मो तरीन खूबसूरत शख्सियत मुझे क्यों वीडियो कॉल करेगी? उसने जिस तरह से मुंह बनाया, मेरी हंसी छूट गई। पागल है बिल्कुल। कहने लगा, आपकी वजह से हम दोनों हंसने लगे। इस हंसी मजाक में पता ही नहीं चला कि कब वो मैडम से सीधा नाम लेने लगा। आप से तुम पर आ गया। उससे बात करना मुझे भी अच्छा लगने लगा। वो अपनी बातों से मुझे हंसाता रहता, मेरी परवाह करता, मेरे हर काम की तारीफें करता। जब भी किसी भी वजह से मैं मायूस होती तो अपनी बातों से एक नई ऊर्जा भर देता। मैं एक अनजानी सी खुशी महसूस करने लगी थी। दिन गुजर रहे थे। मैंने कब आईने में खुद को देर तक निहारना और बेवजह मुस्कुराना शुरू कर दिया, मुझे खुद पता नहीं था। अब तो मैं गुनगुनाने भी लगी थी। 3 महीने में वो मेरी आदत बन चुका था। हम दोनों एक दूसरे से बात करने का इंतजार करते। 2 दिन बाद मेरी वैवाहिक वर्षगांठ थी। जब रजत को ये बात पता चली तो उसने चुटकी ली, तो फिर मैडम कैसे सेलिब्रेट करने वाली हैं? सर की जेब को चूना लगाने वाली है ना? शरारत से कहने लगा, बोलो ना, क्या क्या करने वाली हो? मेरा मतलब, क्या गिफ्ट दोगी सर को? उनसे क्या मांगा है? बताओ बताओ। उसने आंखें चमकाईं। मैंने कहा, कुछ नहीं मांगा उनसे, और मैंने भी कुछ गिफ्ट नहीं लिया उनके लिए। उन्हें पसंद ही नहीं आता किसी का भी लाया हुआ कुछ। बस शानदार खाना बनाऊंगी, शाम को कहीं बाहर खाना खाएंगे फैमिली के साथ, और हो गया। बोला, बस? मैंने कहा, हाँ। वो कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, लगता है सर काफी रिजर्व नेचर के हैं। मैंने कहा, हाँ, यही समझो। बोला, रोमांटिक नहीं है ना? मैंने कहा, ये तुम कैसे कह सकते हो? तो बोला, तभी एनिवर्सरी पर भी पूरे परिवार को साथ ले जाते हैं। अरे, कम से कम इस दिन तो दोनों को क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए साथ में। परिवार तो वैसे भी साथ रहता ही है। कहाँ फंस गई तुम बोरिंग आदमी के साथ? मैंने कहा, 1 मिनट, ये तुम मेरे पति के लिए कह रहे हो? बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। मैं चिढ़ गई। बोला, सॉरी, पति चाहे जैसा भी हो, भारतीय नारी उसके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकती। काश मुझे भी ऐसी ही पत्नी मिले। मैंने कहा, हाँ, अच्छी ही मिलेगी। बोला, अच्छी नहीं, तुम्हारे जैसी। मैंने कहा, हाँ ठीक है बाबा, मेरे जैसी। बोला, तुम्हारे जैसी मिल गई ना तो सर आंखों पर बिठा कर रखूंगा उसको। एनिवर्सरी पर तो ऐसा सरप्राइज दूंगा कि बस सुबह सुबह उसे प्यार से उठाऊंगा, फिर उसकी पसंद का नाश्ता अपने हाथों से बनाकर उसे खिलाऊंगा। वो मेरे लिए लंच बनाएगी, मैं किचन में उसकी हेल्प करूंगा। हम काम के साथ साथ अपना रोमांस भी करते जाएंगे। तभी छन्न की आवाज के साथ मेरी तंद्रा भंग हुई। देखा तो हाथ से चमचा छूटकर नीचे गिरा था। पतिदेव डाइनिंग टेबल पर बैठे चिल्ला उठे, कर क्या रही हो? टाइम से नाश्ता भी नहीं दे सकती, पता नहीं कहाँ खोई है। घबराकर मैंने फटाफट नाश्ता लगाया और उनसे हंसते हुए बोली, आज जल्दी आ जाइएगा। वो बोले, किस लिए? कोई शॉपिंग वॉपिंग है तो ड्राइवर लेकर चली जाओ, मुझे मत घसीटो इस सब में। मैंने कहा, आज अपनी मैरिज एनिवर्सरी है। लेकिन उन्होंने बिना नजर उठाए धीरे से कहा, देखूंगा, कोशिश करूंगा। मैंने कहा, जी बच्चे भी कह रहे थे बाहर खाना खाने की, और अम्मा जी भी कितने दिन से बाहर नहीं निकली हैं, डिनर बाहर कर लें आज। तो मैंने घबराते हुए कहा, डर था कि कहीं मना ना कर दें। बोले, ठीक है, देखता हूँ, शाम को फोन कर दूंगा, जैसा भी प्लान होगा। मेरी तसल्ली के लिए इतना ही काफी था। मैं खुश थी। घर के कामों से फ्री होने के बाद मैंने उनके पसंदीदा रंग की साड़ी पहनी, हल्का सा श्रृंगार कर उनकी राह देखने लगी। कितने दिनों बाद साथ कहीं जाने का मौका आया है। 2-4 सेल्फी ले ली, एक फेसबुक पर अपलोड भी कर दी। तुरंत रजत का मैसेज आया, माशा अल्लाह, जान लोगी क्या?
मेरी हंसी छूट गई। बोला जाओ, इंजॉय करो। मैंने कहा बस उनका ही इंतजार है। रात 8 बजे तक इनका तो पता ही नहीं था। फ़ोन किया तो पता चला कि किसी क्लाइंट के घर पर हैं। कोई बेहद इम्पोर्टेंट केस है। कहने लगे तुम बच्चों और माँ को लेकर ड्राइवर के साथ चली जाओ, मैं वहीं ज्वाइन कर लूँगा। अब बहस का कोई मतलब नहीं था। मैं चुपचाप बच्चों और माँ जी के साथ उनके सुझाए हुए रेस्टोरेंट पहुँच गई। उनका वेट करते करते फाइनली उनके बिना ही डिनर करके रात 11 बजे हम वापस आ गए। उनको फिर फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि उन्हें आने में लेट हो जाएगा। खाना वो खा चुके हैं, मैं चिंता ना करूं। मन तो रोने का हो रहा था, आंसू कोर भिगो रहे थे। मैं फेसबुक खोलकर बैठ गई। आज मैंने आगे बढ़कर खुद रजत को मैसेज किया। वो कहने लगा, अरे तुम इस वक्त ऑनलाइन, कैसा रहा सेलिब्रेशन? मैंने कहा क्यों, इस वक्त ऑनलाइन नहीं आ सकती? वो बोला इस वक्त तो तुम्हें और सर को एक दूसरे के साथ होना चाहिए, एक दूसरे में खोए हुए। क्यों, गलत कह रहा हूँ क्या मैं? मैंने कहा 17 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। बोला तो क्या हुआ? कुछ एहसास कभी पुराने नहीं होते। वैसे सर कहाँ हैं? बताया नहीं। सेलिब्रेशन कैसा रहा? मेरी लंबी चुप्पी भांप कर बोला, सुनो, बुरा ना मानो तो एक वीडियो कॉल करूं 2 मिनट के लिए। मैंने कहा किस लिए? बोला तुम्हें देखने के लिए। मैंने मना किया। बोला चलो उठाओ ना कॉल प्लीज। फिर वीडियो कॉल पर वो अपलक मुझे देखता रहा। मैंने कहा 2 मिनट हो गए। वो चौंका। अरे हाँ, पर 2 मिनट का मतलब हर समय 2 मिनट ही नहीं होता। कितनी प्यारी लग रही हो। सर तो गए आज, काम तमाम हो गया होगा। वो हंसने लगा। मैंने कहा शटाप। बोला जब देखो शटाप कर देती हो। सुनो, इतनी उदास क्यों हो? बोलो तो। उसके लगातार पूछने पर आखिर मेरे सब्र का बांध टूट गया। सब कुछ जानकर वो मुझे ढांढस बनाता रहा। कहने लगा, रो मत, देखो इतना महंगा काजल बह रहा है। मैंने कहा भाड़ में गया काजल। बोला सुनो, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा रोना, बस करो ना। अगर अभी आंसू निकले तो मैं तुम्हारे आंसुओं को पी लूंगा। रो मत। ये सुनते ही मेरे आंसुओं पर ब्रेक लग गया। बोला बस हो गया, अब नहीं रोगी। वो मुस्कुराया। मैंने फिर से शटाप कहा। बोला फिर शटाप? ये सही है, जब देखो मैडम डांट पिला देती हैं। वो मुंह बनाते हुए बोला, तो मैं ऐसे वक्त में भी मुस्कुरा दी। बोला हाँ, बस ऐसे ही मुस्कुराया करो, इसी मुस्कान पर तो मैं फिदा हूँ। वो आंख दबाते हुए बोला। मैंने कहा तुम फ्लर्ट कर रहे हो? बोला हाँ तो क्या हुआ, तुम भी करो। मैंने कहा उम्र देखी है अपनी? बोला कुछ दिन पहले ही 25 का गबरू जवान हुआ हूँ। मैंने कहा मेरी उम्र पता है? बोला नहीं। पता बताओ। मैंने कहा 17 साल। तो मेरी शादी को हो चुके हैं। बोला तो तुमने बाल विवाह कर लिया, तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने कहा बालिग होने पर ब्याह हुआ था मेरा। कहने लगा तो बुढ़िया हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। बोला लगती तो नहीं हो, वैसे इतनी हसीन बुढ़िया भी चलेगी मुझे। ये कहकर वो हंसने लगा। मैंने कहा मैं 12 साल बड़ी हूँ तुमसे। बोला तो ये किस संविधान में लिखा है कि 12 साल के अंतर वाले फ्लर्ट नहीं कर सकते? मैं बोली ढीठ हो। बोला तुम्हारे लिए। मैंने कहा बस करो। मैं हंस रही थी। बोला बस क्यों, अभी तो शुरू किया है। मैंने कहा बस और नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। बोला तो शादीशुदा औरतों को खुलकर जीने हंसने का हक नहीं होता क्या? मैं चुप हो गई थी। मैंने कहा रजत, अब मैं रखती हूँ फ़ोन। बोला ओके, वादा करो उदास नहीं होगी। मैंने कहा हाँ नहीं होंगी। मैंने फ़ोन तो रख दिया था, पर उसकी एक एक बात देर तक मेरे कानों में गूंजती रही। ये कब आए, कब आंख लगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। दूसरे दिन मैं रोज की तरह अपने काम में लग चुकी थी। ये आए और कैफियत देते हुए बोले, वो कल मैं बुरी तरह से फंस गया, इसीलिए आ नहीं पाया। हम किसी और दिन बाहर चलते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, ये कब से कैफियत देने लगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आप बिजी थे। फिर मुझसे कहने लगे, यही बात तुम हमारी बेटी रचना और बेटे साहिल और माँ को भी समझा दो। वो लोग सुबह से बस शिकायतें लेकर चालू हैं। अब मैं समझी, तो ये कारण है कैफियत देने का, मतलब इन्हें कोई ग्लानि तो है ही नहीं। दोपहर को मैं हमेशा की तरह जब थोड़ा फ्री हुई तो फेसबुक खोल लिया। रजत ने कई हास्य व्यंग पोस्ट किए थे। मैं खुलकर हंस पड़ी। ये लड़का कितना जिंदा दिल है, जिंदगी को जीने वाला, ढोने वाला नहीं है मेरी तरह। मेरे मुंह से एक आहा निकली। तभी उसका मैसेज आया, हाल कैसा है मोहतरमा का? मैंने कहा ठीक है। बोला मैं आज गांव जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा? बोला क्या अच्छा है इसमें?
वहाँ तो नेट ही नहीं चलता। मैंने कहा तो फेसबुक बिना मन नहीं लगेगा। बोला तुमसे बात किए बिना मन नहीं लगेगा। मैडम फेसबुक तो बस एक बहाना है। मैं बोली तो फिर? बोला मुझसे इतनी बड़ी हो फिर भी हर बात समझानी पड़ती है। अपना नंबर दो देवी, जिससे फोन पर बात होती रहे, वरना मैं वहां रह नहीं पाऊंगा। मैं वैसे किसी को यूं नंबर नहीं देती, पर रजत आम नहीं रह गया था मेरे लिए। अब इन कुछ महीनों में वो बहुत खास हो गया था मेरे लिए। बिना सोचे विचारे मैंने उसे नंबर दे दिया। अब मैसेंजर से वो मेरे व्हाट्सएप पर आ गया था। बातें भी अब पहले से ज्यादा होने लगी। ये रिश्ता क्या था? मेरे लिए तो वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, जिससे मैं धीरे धीरे सब कुछ शेयर करने लगी थी। खैर, करवा चौथ का दिन था, मेरा व्रत था। वो बोला काश कोई मेरे लिए भी व्रत रखती। मैंने कहा रखेगी ना तुम्हारी बाली? बोला पता नहीं कब आएगी मेरी बाली। मैंने कहा जब लेकर आओगे। बोला वो मेरे लिए व्रत रखेगी, मैं उसके लिए व्रत रखूंगा। मैंने कहा अच्छा, और हंस पड़ी। बोला हाँ, वो अकेली क्यों भूखी प्यासी रहे? वो मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी तो मुझे भी तो उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखना चाहिए ना। मैंने कहा फिर तो वो बहुत भाग्यशाली होगी। बोला बेशक, मेरी बाली भाग्यशाली ही होगी। न जाने क्यों मन में कुछ कसक सा गया था उसकी बातें सुनकर। कहने लगा जब पूजा के लिए तैयार होना तो एक पिक मुझे भी भेज देना, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैंने ना हाँ कहा ना कहा। मैं आज का दिन सिर्फ और सिर्फ अपने पति का ध्यान करते हुए बिताना चाहती थी, तो कह दिया कि आज बिजी रहूंगी, मैसेज मत करना। वो शायद समझ गया था। रात फिर वही कहानी दोहराई गई। मेरे पति कभी समय पर मेरे लिए घर आने का वादा पूरा नहीं कर पाए थे। ऐसे समय में मैं हमेशा यही सोचती कि मैं उनके लिए अहमियत रखती भी हूँ या नहीं। मेरी स्थिति सिर्फ घर परिवार का ध्यान रखने वाली, खाना बनाकर देने वाली और कभी कभार पति पत्नी की जरूरत पूरी करने वाली ही होकर रह गई है। साल में एक बार, एक दिन, ये मेरी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। मैंने जीवन में जब जब उनकी उपस्थिति महसूस करनी चाहिए, ये हमेशा अनुपस्थित ही मिले। कैसे पति हैं ये? क्या यही है पति धर्म? क्या खाना, कपड़ा और छत ही है औरत की आवश्यकताएं? मैं इतना ज्यादा अनमनी हो चुकी थी कि उनके आने पर सारी रस्में पूरी जरूर की थी। खाना परोसा था, लेकिन स्वयं खाने का एक कौर भी हलक से नीचे उतारने की इच्छा नहीं हुई। इन्होंने तो खैर कभी परवाह भी नहीं की कि मैंने खाना खाया है या नहीं खाया। मैं कपड़े बदल कर जा लेटी। वो सुकून से सो रहे थे। आंसू बहाते बहाते मेरी भी आंख लग गई। दूसरे दिन जब आंख खुली तो अजीब सा महसूस हो रहा था। शरीर गर्म था। उठना चाहा तो उठना नहीं गया। मोबाइल में टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। मैं घबरा गई। 7:30 बजे बच्चों की स्कूल बस आ जाएगी। हे भगवान, आज इतनी देर कैसे हो गई उठने में? जल्दबाजी में उठकर भागी तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कदम लड़खड़ा गए और फिर जब होश आया तो मैं बिस्तर पर थी। माँ जी सिरहाने बैठी थी। ये भी परेशान टहल रहे थे। मैं तुरंत उठकर बैठी। माँ जी ने आदेश दिया लेटी रहो। मेरे मुंह से निकला बच्चे, तो माँ जी कहने लगी वो स्कूल गए हैं, टिफिन दे दिया था मैंने। माँ जी बोली कल के व्रत की कमजोरी है, इसीलिए तुम बेहोश हो गई थी। ढंग से खाती पीती ही नहीं हो क्या? ये झुंझलाते हुए कहने लगे 1000 बार समझाया है, ये व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं है, पर तुम औरतों के चोचले तो कभी खत्म ही नहीं होते। अब भुगतो। कितनी जरूरी मीटिंग है आज मेरी क्लाइंट के साथ और मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। मैंने कहा आप जाइए, मैं ठीक हूँ। तो ऐंठ कर बोले डॉक्टर की दवाई टेबल पर रखी है, फल मंगवा दिए हैं, कृपा करके खा लेना, मैं शाम को मिलता हूँ। ये कहकर ये निकल गए। आज का काम मम्मी जी ने हेल्पर के साथ मिलकर निपटा लिया था, इसलिए एक तरह से काम से मैं फ्री थी, पर विचारों से नहीं। मेरा मन न जाने कितने विचारों के जाल में जकड़ा हुआ था। रह रह कर रजत की बातें याद आ जाती। मैं भी मेरी बाली की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगा। सारा दिन पत्नी के साथ रोमांस करूंगा, उसे खुश रखूंगा। मेरी बाली भाग्यशाली ही होगी। बहुत प्यार दूंगा उसे। फिर इनकी बात याद आ जाती। क्यों रखती हो व्रत? औरतों के चोचले खत्म ही नहीं होते। जरूरी मीटिंग है और मैं यहाँ फंसा हूँ। ये घर और घर वालों के टंटे खत्म हो तो कुछ और सोचूं। कितना अंतर है दोनों की सोच में।
व्हाट्सएप पर रजत का मैसेज आया, पिक नहीं भेजी तुमने? मैंने डीपी में करवा चौथ वाली पिक लगा दी। कहा डीपी देख लो। बोला मतलब मुझे नहीं दी जाएगी, पर खूबसूरत लग रही हो, जैसे कल ही शादी हुई हो, नज़र उतरवा लेना अपनी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो तुरंत उसका फ़ोन आ गया। बोला कैसी हो? मैंने कहा ठीक हूँ। बोला झूठ, लग नहीं रही हो। ठीक, बताओ क्या हुआ है? उसे टालना मुश्किल था। मेरा मन भी भरा हुआ था तो आंसुओं के साथ दिल का सारा गुबार भी बह निकला। मैंने कहा किसी को नहीं पड़ी मेरी कि ये देखे भी कि मैंने खाना खाया है या नहीं, मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। जब तक चक्कर खाकर गिर नहीं गई तब तक किसी को फिक्र नहीं हुई। बोला किसी को कैसे फिक्र नहीं? मैं हूं ना, मैं करता हूँ फिक्र। तुमने कल मैसेज या फोन करने को मना कर दिया था, इसलिए मजबूर था। फिर भी मैसेंजर पर देखो, मैसेज किए हैं मैंने। मैंने देखा तो उसके मैसेजेस पड़े थे। चांद निकल आया है मैडम, अब तुम अपने चांद की पूजा कर रही होगी। व्रत खोल लिया ना, अब अच्छे से भोजन कर लेना। हेलो, डिनर हुआ या नहीं? ख्याल रखना अपना। गुड नाइट। मैं एक सुखद आश्चर्य से भर गई। मैंने पूछा तुम्हें क्यों पड़ी है मेरी? बोला बस यूं ही, अपना मानता हूँ इसीलिए। मैंने कहा कैसा अपना? यहाँ अपनों की नहीं पड़ी मेरी। बोला मुझे पड़ी है तुम्हारी, और हमेशा रहेगी, समझी? और हर समय सवाल ना किया करो। मैंने कहा क्यों पड़ी है, क्या लगती हूँ तुम्हारी? वो बोला चुप, बिल्कुल चुप, आराम करो अब तुम। उसका डांटना बेहद अच्छा लग रहा था। एक छोटी जिद्दी बच्ची बन जाने का मन कर रहा था। थक गई थी समझदार बन बनकर, सारी गृहस्थी का बोझ उठाते उठाते। वो अल्लड़पन जो कभी जी ना पाई आज महसूस हो रहा था। वो देर तक बातें करता रहा। बच्चों के लौटने का वक्त हुआ तो मैंने फ़ोन रखने को कहा। अनमने भाव से उसने फ़ोन रखा। अब बहुत हल्का, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैं चुपचाप उठकर बच्चों के खाने की तैयारी में लग गई। रात को सब सो चुके थे पर मैं जाग रही थी। रजत व्हाट्सएप पर खैरियत पूछ रहा था। अचानक वो कह उठा, रोया ना करो, मुझसे देखा नहीं जाता। तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना बेचैन हो जाता हूँ। मैंने कहा पर क्यों? बोला तुम समझती नहीं क्या वाकई में? मैंने कहा मतलब? बोला मतलब भी समझाना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, समझाओ। बोला रहने दो, जो समझना ना चाहे उसको क्या समझाना। मैंने फिर कहा बताओ ना, तुम्हें कसम है मेरी। बोला मैथिली मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैंने कहा पागल हो क्या, ये क्या मजाक है क्या कोई? उसने जैसे मेरा रिएक्शन देखा ही नहीं, वो बस अपनी ही रॉ में लिखता ही जा रहा था। बोला मेरी सुबह तुम्हारे ख्याल से शुरू होती है, रात तुम्हारे ख्यालों में गुजरती है। किसी से बात करने का मन नहीं होता, सिर्फ तुम ही तुम छाई रहती हो। आई रियली रियली लव यू। मैंने कहा शट अप, क्या अंट संट बके जा रहे हो? मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया, लेकिन पूरी रात उसकी बातों ने मुझे सोने नहीं दिया। आई लव यू, पूरी रात यही वाक्य मेरे जहन में गूंजता रहा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका आखिरी भाग कल चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर मैथिली के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी ये हालत हो गई थी। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।